हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से मैं सविता भोये पवई मनपा अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा विषय है हिंदी और घटक है गद्य आकलन। बच्चों, गद्य आकलन को पढ़ने से पहले हम भाषा और आकलन किसे कहते हैं यह जान लेंगे। बाद में हम गद्य आकलन को समझेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा भाषा का अर्थ है कहना या बोलना। अगर हम साधारण रूप से भाषा का अर्थ लेंगे तो वो किसी को कहना या बोलना, इसे ही हम भाषा कहते हैं। हम अपनी और उसका सही अर्थ लेंगे तो भाषा वह माध्यम है कि जिससे हम अपनी भावना या विचारों को व्यक्त करते हैं। देखो, हम अपनी भावनाओं को, विचारों को किसी को जब बोलते हैं, कहते हैं, तो किसके द्वारा कहते हैं? भाषा से। तो भाषा ये क्या है? हमारे लिए एक माध्यम है और ऐसा माध्यम है कि जिससे हम अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करते हैं। हमारे मन में जो भी भाव है, विचार है, हम दूसरों के साथ जब व्यक्त करते हैं तो किससे कहते हैं? भाषा से ही। और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा से ही अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। जानवरों की भी भाषा होती है, लेकिन वो भाषा जो है वो अलग तरह से, जैसे वो चिल्लाते हैं या एक दूसरे पर डराते, धमकाते हैं, तो वो उनकी भाषा जो है वो अलग होती है। लेकिन हम जो है, हमारी भाषा जो है एक नियमों से बंधी हुई होती है और हम अपनी मातृभाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उसे अच्छी तरह से समझ भी पाते हैं। तो भाषा क्या होती है कि हमारी भावनाओं को या विचारों को व्यक्त करने वाला माध्यम होता है। तो बच्चों, कोई भी भाषा सीखने के लिए उसके लिए 4 कौशल जो होते हैं वो बहुत आवश्यक होते हैं। इन 4 कौशलों से ही हम अपनी भाषा को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये 4 कौशल जो है, इनको हमें आत्मसात करना ज़रूरी होता है और इसमें सबसे पहला जो कौशल है, वो है श्रवण। श्रवण का अर्थ है सुनना। सुनकर हम अर्थ ग्रहण करते हैं। कोई भी नई भाषा जब हम सीखते हैं तो पहले उसे सुनते हैं। आपको मालूम है, पाठशाला में जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं पहली कक्षा में, तो हमें पहले अक्षरों को टीचर सुनाती है कि देखो ये क है, ये ख है, ये ख है। तो पहले उन अक्षरों को हमको क्या कराती है? सुनाती है। तो पहले किसी भी भाषा को हम सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि हम भाषा को सीखने के लिए सुनने से शुरुआत करते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। यानी उस अक्षरों को, उन शब्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भाषा कौशल का सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पहला घटक है वो है श्रवण, सुनना। इसके बाद है बोलना। बोलकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब कैसे? कि देखो, कोई भी अक्षर टीचर हमको पढ़ाती है, ये क है, ख है। फिर टीचर के साथ-साथ हम भी उनके पीछे बोलते हैं कि ये अक्षर कौन-सा है। तो वो जब हम बोलते हैं तो हम अपने मन में जो उस अक्षर को या शब्द को समझ गए हैं, उसको हम बोलकर प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो दूसरा घटक है बोलना। तीसरा है पढ़ना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद बोलते हैं और बोलने के बाद उस अक्षर को या उस शब्द को हम क्या करते हैं? पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। कैसे? कि जैसे हम कोई भी अक्षर, अब क अक्षर हो, घ अक्षर हो, इसे हमने
देखा, फिर बोला, सुना, ये सब करने के बाद हम उसको कहीं पर भी देखें, उस अक्षर को कहीं पर भी देखें, तो उसके हम झट से पढ़ लेते हैं। तो पढ़कर हम उसका अर्थ क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं कि उसमें क्या बताया है। चौथा कौशल है लिखना। लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। पढ़ने के बाद हम अक्षर को लिखते हैं। पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, अक्षरों को लिखते हैं। लिखने के कारण हम अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। तो श्रवण और पढ़ना, ये दोनों ही अर्थ ग्रहण करते हैं। श्रवण यानी सुनने से और पढ़ने से हम क्या करते हैं, जो शब्द है, अक्षर है, उनका क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। बोलना और सीखना, दोनों से ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो भाषा के ये 4 कौशल जो है, इसमें 2 महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर नज़र आती है। पहला है कि अर्थ ग्रहण करना यानी समझना, और दूसरा है जो समझे हुए अर्थ को हम प्रकट करते हैं। तो 2 कौशल जो है श्रवण और पढ़ना, इन दोनों से हम अर्थ को ग्रहण करते हैं, यानी अर्थ को समझते हैं। बोलना और लिखना, इन दोनों से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। हम बोलकर किसी को कुछ बात बताते हैं, या लिखकर भी हम अपने मन की बात जो है वो किसी को बोलते हैं। तो ये भाषा जो होती है, इस भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, ये 4 कौशल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन 4 कौशलों को अच्छी तरह से हमने कर लिया तो कोई भी भाषा हमें आसानी से समझ में आ जाती है। और ज़्यादातर हम लोग तो है अपनी मातृभाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर हमें भाषाओं का, हिंदी हो या अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। तो इससे क्या करते हैं कि जब हम ये इन भाषाओं को सीखते हैं, तो इन भाषाओं को सीखने के लिए या अपनी मातृभाषा हो, उसे भी सीखने के लिए हमें ये 4 कौशल अपनाने होते हैं। अब भाषा को समझने के बाद उसका ज्ञान हमें किस तरह से होता है और उसका आकलन हमें किस तरह से होता है, यह हम देखते हैं। अब हम ज्ञान के बारे में पहले सोचते हैं, समझते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है जानना, जानकारी होना या बोध होना। ये हम सीधे अर्थ में लेंगे, लेकिन उसका सही अर्थ हम समझ लेंगे तो ज्ञान किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के स्वरूप को जैसा वह है वैसा ही जानना या बोध होना, उसे ही ज्ञान हम कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटक हो, उसके स्वरूप को जैसा वह है, वह वैसा हम उसे जानते हैं, समझते हैं, उसे ही हम ज्ञान कहते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण, क, म और ल, ये 3 अक्षर आपने पढ़े हैं, स्कूल में लिखे हैं, समझते हो इन अक्षरों को। तो ये 3 अक्षरों का आपको क्या है, ज्ञान है कि ये 3 अक्षर है। और इसके बाद हम आकलन की तरफ जब जाते हैं, तो आकलन किसे कहते हैं? अपनी जानकारी यानी ज्ञान को अच्छी तरह से समझना, उसे उपयोग में लाना या उसका अनुभव पाना, उसे ही हम आकलन कहते हैं। आकलन यानी अपनी जानकारी, हमने जो ज्ञान पाया है, उस ज्ञान को हम अच्छी तरह से जब समझ लेते हैं या उस ज्ञान को हम जब उपयोग में लाते हैं, उसका अनुभव पाते हैं, तो उसे हम आकलन कहते हैं। तो भाषा सीखने के लिए ज्ञान और आकलन दोनों ही जरूरी होता है। अब इसके लिए उदाहरण के उपर्युक्त ये देखो, क, म और ल, ये 3 अक्षर हमने देखे। इन 3 अक्षरों का आपको तो ज्ञान है, मालूम है ये 3 अक्षर है। लेकिन इन 3 अक्षरों को आपने मिलाकर कोई नए शब्द जब तैयार किए, तब ये इन 3 अक्षरों का आपका क्या हो गया? आकलन हो गया। देखो क, म और ल, ये स्वतंत्र 3 अक्षर है। अब इन अक्षरों को आपने क्या किया? जोड़कर कमल शब्द तैयार किया, कल शब्द तैयार किया, कम शब्द तैयार किया, मल शब्द तैयार किया,
इन शब्दों का आपने निर्माण किया तो ये आपका क्या है? आकलन है। यानी आपने ज्ञान को समझकर उसे उपयोग में लाया है, उसका अनुभव पाया है कि इन 3 अक्षरों से मैं ऐसे-ऐसे शब्द बना सकता हूँ। उसका उनसे कई नए शब्द हम तैयार कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? आकलन हो गया। तो इन अक्षरों से जब आपने नए शब्दों का निर्माण किया, तो उस भाषा का आपको क्या हो गया? आकलन हो गया। ज्ञान यानी क्या? सिर्फ़ उस भाषा को आप जानते हो, उसके अक्षरों को, शब्दों को आप जानते हो, लेकिन उन अक्षरों को जोड़कर उससे कुछ नया निर्माण करते हो, तब वह आपके लिए हो जाता है उस भाषा का आकलन, यानी उस भाषा को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो ज्ञान जो है वो सिर्फ़ जानने की एक अवस्था होती है या बोध किसी वस्तु का होता है, तो वो सिर्फ़ उसी से वहाँ तक ही सीमित होता है। लेकिन आकलन ये उससे बढ़कर होता है। आकलन कब होता है? उस ज्ञान ज्ञान का उपयोग जब हम अनुभव में लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वो आकलन हो जाता है। और ये आकलन एक दिन में नहीं होता है। जब हम बार-बार उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, तब ये आकलन हमें होता है। तो ज्ञान और आकलन इन दोनों अवस्था से ही हम किसी भी भाषा को समझते हैं। और आज का हमारा जो घटक है, वो है आकलन। आकलन को मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपने ये इन अक्षरों को समझकर नए शब्दों का निर्माण किया, यानी इस भाषा का आपको आकलन हो गया है। तो आकलन का उपयोग जब आपने किसी और कार्य के लिए किया, उससे और कुछ निर्माण किया, तो ही वह भाषा का आपका आकलन अच्छी तरह से हो गया, ऐसे हम कहते हैं। तो आकलन आपको मैंने बता दिया है कि ज्ञान को हम जब उपयोग में लाते हैं या उसका अनुभव पाते हैं, तो वो आकलन होता है। तो आज का हमारा जो घटक है वो है गद्य आकलन। तो मैंने आपको भाषा किसे कहते हैं, भाषा को समझने के लिए ज्ञान और आकलन की आवश्यकता होती है, ये भी बता दिया। अब गद्य आकलन जो हमारा घटक है, उसकी तरफ हम जाते हैं। गद्य आकलन आपको 4 अंक के लिए होता है। आपके प्रश्न पत्र में विभाग 5वां जो होता है, उसमें दूसरा प्रश्न गद्य आकलन का होता है। गद्य यानी जो पाठ होते हैं, जो लेसन होते हैं, उनका आपको आकलन हो गया है। उसने उसे आपने पढ़ा है और पढ़ने के बाद उस पाठ में आपको कौन-सी बात बताई है, इसका आकलन हो गया है। उस आकलन पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्मिति। तो प्रश्नों को हम कैसे तैयार करें, उसको किस तरह से बनाएँ, यह हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न तैयार करने से पूर्व परिच्छेद को 2 बार पढ़ें और समझें। देखो, कोई भी जब हम गद्य आकलन के लिए प्रश्न निर्माण करने के लिए गद्य को पढ़ते हैं, तो उस वक़्त हमारा भाषा का ज्ञान होना, उसका आकलन होना बहुत आवश्यक होता है और हमारा शब्द भंडार भी उतना ही हमें रखना चाहिए। क्योंकि बस जितना हमें पढ़ाया जाता है पाठशाला में, उतनी ही पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इससे भी अलावा जब हम कोई दूसरी पुस्तक पढ़ते हैं, चाहे वो कहानी हो या किसी भी मासिक पत्र हो, किसी भी तरह का वृत्त पत्र हो, अगर इसे हम जब पढ़ते हैं, तो उनमें नए-नए शब्द होते हैं। इन शब्दों को हम पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, तो उस अर्थ को जब हम जानते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि एक नए शब्द का ज्ञान हमें हो जाता है, उसका आकलन हो जाता है और हमारे शब्द भंडार में और भी वृद्धि हो जाती है, यानी वो बढ़ जाता है। तो जितना हमारा शब्द भंडार विकसित होगा, उतना हमारे लिए गद्य आकलन जो है वो आसान होता है। इसीलिए हम जब आपको पढ़ाते हैं पाठशाला में, तो आपको कोई भी कठिन शब्द का अर्थ होता है, तो उसे हम आपको लिखने के लिए कहते हैं और उसको उदाहरण देकर भी समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि उस नए शब्द का अर्थ जो है आप लोगों को समझ में आ जाता है और आपके शब्द भंडार में और एक शब्द ऐड हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे जो नए-नए शब्द होते हैं, इनका जब हम अर्थ समझते हैं, तो हमें कोई भी गद्य हो, उसको समझने के लिए कठिनाई नहीं आती है।
तो प्रश्न तैयार करने से पूर्व पहले हम परिच्छेद को 2 बार पढ़ें, उसे समझें। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे समझना भी है। फिर जो हम प्रश्न निर्माण करेंगे, उसको सरल बनाना है, छोटे प्रश्न बनाने हैं और स्पष्ट स्वरूप उसको देना है कि वो प्रश्न ही है, ऐसा वो समझ में आना चाहिए। प्रश्न लिखते समय हमें उचित विराम चिन्हों का उपयोग करें। आप लोग जब प्रश्न बनाते हो तो क्या करते हो कि एकदम जल्दी-जल्दी में वो प्रश्न बना लेते हो, तो वहाँ पर जो विराम चिन्ह होते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि कौन-सा विराम चिन्ह वहाँ पर है, उस वाक्य में अल्प विराम है या दोहरा अवतरण चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, कौन-सा चिन्ह वहाँ पर दिया है, वो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और प्रश्न बना लेते हो। इससे क्या हो जाता है, आपके अंक जो है वो कम होते जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि भाषा का जब आप पेपर लिखते हो, तो उस वक़्त आपको व्याकरण की तरफ से उसमें मात्रा जो अ, उसका उसकी लिखावट जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। उसमें अल्प विराम जो भी विराम चिन्ह होते हैं, उनकी तरफ ध्यान देकर ही पेपर को लिखना पड़ता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है आपके अंक जो है वो कम होते जाते हैं। इसीलिए हमेशा प्रश्न लिखते समय उचित विराम चिन्हों का हमें उपयोग करना है। तैयार किए गए प्रश्न जो है वो सार्थक हो। सार्थक यानी सही अर्थ देने वाले प्रश्न हो। उनके उत्तर दिए गए परिच्छेद में ही होना चाहिए। जो आपको परिच्छेद दिया जाता है, उसमें ही उसमें ही उसके उत्तर होने चाहिए। आपको ऐसे प्रश्न बनाने हैं कि वो परिच्छेद में ही उसके उत्तर हमें मिलने चाहिए और वो अर्थ के साथ हो, सही अर्थ देने वाले प्रश्न हो। लिखे गए प्रश्नों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य है। आप लोग क्या करते हो, प्रश्न तो अच्छी तरह से बना लेते हो। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर लेते हो कि आपने एकदम सही प्रश्न बनाया है और क्या करते हो लास्ट में प्रश्न चिन्ह ही देते नहीं हो। लेकिन प्रश्न चिन्ह अगर आपने दिया ही नहीं तो वो प्रश्न बनेगा ही नहीं। इसीलिए जब आप कोई भी प्रश्न बनाते हो अंत में ये प्रश्न चिन्ह जो है, ये लगाना ज़रूरी है। प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है। जब आपको प्रश्न सिर्फ निर्माण करने के लिए कहा है, तैयार करने के लिए ही कहा है, तब उस वक़्त आपको उसके उत्तर नहीं लिखने हैं। आपको सिर्फ प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर लिखने नहीं है। और आप लोग यही गलती कर जाते हो। प्रश्न भी बनाते हो और उसके साथ-साथ उसके उत्तर भी लिखते हो। तो उत्तरों को आपको लिखना नहीं है, ये बात याद में रखिए कि हमें सिर्फ प्रश्न बनाने हैं, उनके उत्तर नहीं लिखने हैं। अब प्रश्न 5वां उसमें अ विभाग में दूसरा ये जो है गद्य आकलन पर प्रश्न होता है। ये 4 अंक के लिए होता है। हमने देखा कि प्रश्न को किस तरह से तैयार करना है। फिर से एक बार देखते हैं कि वो परिचित किस तरह से आता है। गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों तक एक अपठित गद्य परिच्छेद दिया जाएगा। यानी आपके जो पुस्तक होते हैं, पुस्तक में से कोई भी आपको परिच्छेद नहीं आएगा। यह अपठित गद्य परिच्छेद होगा, यानी बाहर से कोई भी गद्य का परिच्छेद लिया जाएगा, अनसीन पैसेज होगा। पहले हम प्रश्न के उत्तर लिखते थे। पहले किस तरह से ये प्रश्न आता था कि उसके उत्तर लिखने पड़ते थे, जिसके उत्तर भी हमने सीख कर मालूम किए थे। तो इसके उत्तर हम सीख लेते हैं कि उत्तर कैसे ढूँढने होते हैं। उस तरह से हम ये प्रश्नों के उत्तर लिखते थे। अब हम क्या करते हैं कि हमें प्रश्न तैयार करना है, जो सहसा एक कठिन काम भी लगता है। हमें उत्तर ढूँढना तो आसान लगता है, लेकिन प्रश्न बनाना जो है वो क्या होता है, कठिन लगता है। उसे कैसे हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे बाप रे! अभी इसमें किस तरह से हम प्रश्न बनाएँ? ये तो पैसेज तो अनसीन ही है और साथ में उसमें प्रश्न बनाने हैं, उसके उत्तर नहीं ढूँढने हैं। उत्तर तो हम कहीं से भी ढूँढ सकते हैं, शब्द मिलाकर भी उससे हम उत्तर ढूँढ सकते हैं, लेकिन उस पर हमें प्रश्न बनाने हैं, तो ये एक कठिन काम भी लगता है। प्रश्न निर्मिति भी एक भाषाई कौशल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाषा के 4 कौशल है।
तो श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये 4 कौशल में से भी एक यह कौशल माना गया है कि ये गद्य आकलन उसे समझकर उस पर प्रश्न निर्माण करना। एक अच्छा प्रश्न एक अच्छे आकलन क्षमता की निशानी है। जब आप कोई प्रश्न बनाते हो, सही प्रश्न बनाते हो, तो वो प्रश्न जो होता है वो आपके आकलन क्षमता की एक निशानी होती है कि आप कितने होशियार हो। अब ये होशियारी कब हम में आ जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। कोई भी पुस्तक लिया, चाहे वो किसी भी विषय का हो, जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें नए-नए शब्दों का भंडार जो है हमारा बढ़ जाता है, उसका आकलन हमें हो जाता है और ये शब्द हमें कहीं पर भी दिखाई जाए, किसी भी परिच्छेद में आ जाए, तो हम तुरंत उसका अर्थ पहचान लेते हैं। तो ये जो है, ये आकलन क्षमता हमें इससे मालूम पड़ती है कि हमने किस तरह से प्रश्न बनाया है, तो ये प्रश्न निर्माण करना भी एक कौशल का ही काम मान लिया जाता है। अब जब आप प्रश्न बनाते हो, आपको कोई भी अनसीन पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज पर आधारित, उस गद्य परिच्छेद पर आधारित जब आप कोई भी प्रश्न बनाते हो, तो वो प्रश्न किस तरह से होने चाहिए। आपके जो प्रश्न है, वो ऐसे प्रश्न हो जिसका उत्तर एक वाक्य में हो। आप जो भी प्रश्न बनाओगे, उसका उत्तर जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे 20 या 25 शब्दों में 2-3 पंक्तियों में आए, ऐसा वो प्रश्न नहीं चाहिए। आपको सिर्फ़ ऐसा प्रश्न बनाना है कि वो सिर्फ़ एक वाक्य में ही आना चाहिए। जितना हम अधिक अभ्यास यानी सराव करेंगे, उतना यह प्रश्न आसान बन जाएगा। आपको क्या करना है कि ये प्रश्न जो है वो अंक देने वाला ही प्रश्न है। आप चाहे 9वीं में लिखें या इसको 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में लिखें, फिर भी ये प्रश्न जो है आपको 4 में से 4 अंक देने वाला ही प्रश्न है। लेकिन सिर्फ़ उसको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में आपको सराव करना है, अभ्यास करना है। जितना आप अभ्यास करोगे, उतना यह प्रश्न आपके लिए आसान बन जाएगा और आप जल्दी से जल्दी इसके प्रश्न को बना सकते हो। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने के लिए पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, जो गद्यांश दिया है, जो परिच्छेद दिया है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उस पर ही आधारित, उस परिच्छेद पर ही आधारित आपको 4 प्रश्न करने के लिए पूछा जाता है। प्रदर्शन सार्थक और प्रश्न प्रारूप के अनुसार हो। जो भी आप प्रश्न का प्रेजेंटेशन प्रदर्शन यानी वहां पर जो प्रेजेंटेशन करोगे, जो प्रश्न बनाओगे, वो सही अर्थ देने वाला हो और उसका जो स्वरूप है वो प्रश्न जैसा ही हो। आपको वो प्रश्न बनाना है तो वो प्रश्न ही लगना चाहिए, ऐसा उसका स्वरूप होना चाहिए। एक वाक्य या वस्तुनिष्ठ शब्द समूह में प्रश्न का उत्तर हो। उसका जो उत्तर आएगा, जो भी प्रश्न आप बनाओगे उसका तो उत्तर लिखना नहीं है, लेकिन जब उसका उत्तर निकले तो वो एक वाक्य में आना चाहिए या वस्तुनिष्ठ यानी 1-2 शब्दों में वो उत्तर आना चाहिए। इसी तरह से आपको वो प्रश्न बनाना है। निर्मित प्रदर्शन के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। जो भी आप प्रश्न बना रहे हो, उसके अंत में आपको प्रश्न चिन्ह लगाना ज़रूरी होता है। अगर आपने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया तो उसके लिए आधे अंक आपके माइनस हो जाते हैं। तो हमको पूरे अंक पाने हैं, हमको अंक जो है वो छाँटने नहीं है। जितना भी प्रश्न आप जितने भी आप प्रश्न बनाओगे, उसके आपको पूरे के पूरे अंक मिलने चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो अंत में आपको वो प्रश्न चिन्ह याद से लगाना ही है। जब आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे, तो ही आपको 1 अंक पूरे मिलेंगे। केवल प्रश्न तैयार करना है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको प्रश्न तैयार करना है। किसी भी प्रश्न का आपको वहाँ पर उत्तर नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखो। प्रश्न बनाकर छोड़ देना है, उसके उत्तर लिखने में लिखना नहीं है। प्रश्न संपूर्ण गद्यांश पर होना आवश्यक है। जो भी आप प्रश्न बनाओगे वो पूरे गद्यांश पर आधारित ही होने चाहिए। इसके बाहर के प्रश्न वहां पर तैयार नहीं करने हैं। शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए, जैसे प्रश्न को आपको तैयार नहीं करना है। आप लोग क्या करते हो कि
चलो प्रश्न ही तो बनाने हैं और वो भी पद गद्यांश पर ही करने हैं, तो क्या करते हो, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, ऐसा प्रश्न आप बना लेते हो। फिर इस गद्यांश से मिलने वाली सीख लिखिए, ऐसा आप प्रश्न बना लेते हो। लेकिन गलती से भी ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार नहीं करने हैं। ऐसे आपने जहाँ पर भी प्रश्न बनाए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आपको नहीं बनाने हैं, ना उनको लिखना है। प्रश्न संक्षिप्त में हो, छोटा-सा हो, मार्मिक हो एवं स्पष्ट होना चाहिए। उसमें सही अर्थ देना 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 देने वाला वो प्रश्न हो और स्पष्ट समझ में आ जाए, ऐसे ही आपको प्रश्न तैयार करने हैं। जिसका उत्तर जो है वो गद्यांश में ही होना चाहिए। जो भी आप प्रश्न बना रहे हो वो छोटा-सा ही प्रश्न बनाना है, यानी एक वाक्य में उसका उत्तर निकले, ऐसा ही छोटा आपको प्रश्न बनाना है और स्पष्ट वो प्रश्न ही समझ में आना चाहिए, ऐसा ही प्रश्न आपको बनाना है। और साथ में उसका उत्तर उसी गद्यांश में भी होना चाहिए। गद्यांश को छोड़कर आपको प्रश्न बनाने नहीं है। अब आपको प्रश्न कौन-कौन से शब्दों पर तैयार करने हैं, ये देखो यहाँ पर एक चार्ट दिया है। इसमें बताया है कि WH इंग्लिश में व्हाट, व्हाई, वेयर ऐसे जो प्रश्न होते हैं, हम हिंदी में क से वो बने हुए प्रश्न वो हमारे होते हैं। तो ये हेतुलक्षी प्रश्न जो है, इनसे ही आपको प्रश्न बनाने हैं। हमारे हिंदी में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन-सा, किसका, कितना, किस मात्रा में, कहाँ तक, कितने काल तक, कब तक, कौन, ऐसे क से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, इनसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये हेतुलक्षी यानी ये है प्रश्न बनाने वाले ही शब्द है। इनसे ही हमें प्रश्न बनाने होते हैं। तो अब हम एक-एक प्रश्नों की जानकारी लेते हैं कि कौन-सा प्रश्न कब इस्तेमाल करना है। पहला जो है वो है क्या? क्या प्रश्न से कोई भी जानकारी मालूम करनी होती है तब क्या से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम जो प्रश्न बनाने वाले हैं, वो आपके पाठ्य पुस्तक में से ही मैं प्रश्न आपको बताती हूँ कि क्या से किस तरह से प्रश्न बनाया जाता है। कि क्या ये जानकारी देने वाला प्रश्न होता है कि किताबें क्या करती है? किताबें ये जो कविता है इसमें किताबें क्या करती है? तो किताबें जो करती है उसकी जानकारी हमको देनी है, तो किताबें झाँकती है, तो वो झाँकने का कार्य करती है, तो झाँकने की जो जानकारी हम किस प्रश्न से दे रहे हैं, क्या से? कि किताबें क्या करती है? इसके बाद कब, समय और काल, इसके लिए कब प्रश्न इस्तेमाल किया जाता है कि डॉक्टर का अपहरण कब हुआ था? डॉक्टर भटनागर जो थे, उनका अपहरण कब हुआ था? रात के लगभग 2 बजे, तो समय वहाँ पर बताया है। तो समय को दिखाने के लिए कब यह प्रश्न प्रश्न का शब्द आता है कि डॉक्टर का अपहरण कब हुआ था? तीसरा है कहाँ। कहाँ से हम किसी जगह या स्थान के लिए प्रश्न पूछते हैं। अब इसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ पर है? उनकी प्रतिमा जो बनाई गई है वो कहाँ पर है? कहाँ से उस जगह या स्थान के लिए हमने प्रश्न बनाया है? तो आपको परिच्छेद में कोई भी किसी भी जगह का नाम आएगा तो आप किस शब्द से प्रश्न बनाओगे? कहाँ से? तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ पर है? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ ये स्थान दिखाने के लिए कहाँ से हमने प्रश्न बनाया है? तो कहाँ से है? किसी भी जगह या स्थान को बताने के लिए प्रश्न बनाया जाता है। इसके बाद है क्यों? उद्देश्य क्या है? कोई भी घटना होती है, कोई भी कार्य होता है, उसका उद्देश्य वहाँ पर बताने के लिए या पूछने के लिए क्यों से प्रश्न बनाया जाता है। जो लोग पैसे नहीं देते हैं, उनके घर की चौकसी चौकीदार अधिक क्यों करता है? चौकीदार, रात का चौकीदार, इस पाठ से ये प्रश्न है कि जो लोग पैसे नहीं देते हैं, उनके घर की चौकसी ये चौकीदार अधिक क्यों करता है? क्यों करता है? क्यों से उस चौकीदार का उद्देश्य जो है, चौकसी करने का, वो प्रश्न हमने बनाया और उससे उस चौकसी का उद्देश्य जान लिया। तो उद्देश्य जब भी हम
कोई भी जानने के लिए या उससे पूछने के लिए क्यों से ही प्रश्न बनाए। उसके बाद है कैसे, स्वरूप यानी पद्धति। तो कैसे से किसी घटना का, किसी कार्य का वो स्वरूप कैसा है, उसकी पद्धति कैसे, उससे प्रश्न बनते हैं। परग्रह के लोगों को कैसा रोग हुआ है, जो डॉक्टर का अपहरण उस पाठ में बताया था कि परग्रह जो परग्रह के जो लोग होते हैं उनको सड़न का रोग हुआ था। तो उनको रोग कैसा हुआ था, तो उसके स्वरूप को बताया है, उस स्वरूप पर आधारित प्रश्न बनाया हमने कैसे। तो परग्रह के लोगों को कैसे रोग हुआ था, तो कैसे शब्द से उसका स्वरूप हमें पता चला है। तो कैसे शब्द का इस प्रश्न कैसे शब्द से प्रश्न बनाने के लिए उस स्वरूप या पद्धति को जब आप ढूंढेंगे तो उस पर आधारित आपको कैसे से प्रश्न बनाना है। कौन सा चुनाव करना है, एक तो या एक तो वो। इस तरह से जो चुनाव के लिए, चुनाव की दृष्टि से प्रश्न बनता है तो वो होता है कौन सा। हमें कौन सी बातें भुलानी चाहिए, कह कबीराय कविता से। देखो, हमें कौन सी बातें भुलानी चाहिए, बातों के बारे में चुनाव बताया है। कौन सी बातें भुलानी चाहिए, बीती हुई बातों को, आने वाली बातों को नहीं, कौन सी बीती हुई बातों को हमें भुलाना चाहिए। तो बातों के बारे में यहाँ पर चुनाव करने के लिए प्रश्न बनाया है कौन सा, इस शब्द से। तो कोई भी चुनाव के दृष्टि से प्रश्न बनाना हो तो कौन से शब्द का इस्तेमाल आप करोगे, कौन सा। किसका, व्यक्ति संबंधी, किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई प्रश्न हम बनाएंगे तो किसका, इस शब्द से ही बनाएंगे। किसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, किसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, विनोबा जी का। अतीत के पत्र, इस पाठ से हमने ये प्रश्न बनाया है कि किसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, विनोबा जी का। तो विनोबा जी के संबंध में ये प्रश्न हमने तैयार किया है। वह एक व्यक्ति है तो व्यक्ति से संबंधित हमने ये प्रश्न बनाया। कौन से शब्द से बनाया, किसका, इस शब्द से। इसके बाद है कितना, संख्या। गीता के वर्ग में कितने विद्यार्थी थे। किसी भी संख्या पर हमें प्रश्न बनाना हो तो कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है, कितना। तो गीता के वर्ग में कितने विद्यार्थी थे, 6 विद्यार्थी थे। 6 से हमें संख्या मालूम हो गई है। तो संख्या मालूम करने के लिए कौन से शब्द का हम इस्तेमाल करके प्रश्न बनाएंगे, कितना। फिर 9वां जो है वो है किस मात्रा में, परिमाण करने के लिए। चाय में चीनी किस मात्रा में डाली है, कम या अधिक। जब मात्रा हमें जाननी होती है, उसका परिमाण जब हमें समझना होता है, तो परिमाण के लिए हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे प्रश्न बनाने के लिए, किस मात्रा में। फिर कहाँ तक, अंतर, डिस्टेंस, कहाँ तक, वह अंतर बताने के लिए हमें कहाँ तक, इस शब्द से ही प्रश्न बनाना है। मेरे पिताजी, इस पाठ से देखो हमने प्रश्न बनाया है कि पिताजी स्नान के लिए कहाँ तक जाते थे। अंतर बताया है, उनका अंतर हम किस प्रश्न से तैयार, हम किस प्रश्न शब्द से तैयार किया हमने, कहाँ तक, कि पिताजी स्नान के लिए कहाँ तक जाते थे। तो गंगा जी में स्नान करने के लिए वो 3-4 मील तक जाते थे। तो 3-4 मील जो अंतर है, वो अंतर पूछने के लिए हमने कौन से शब्द से प्रश्न बनाया, कहाँ तक। कितने काल तक, अब कालावधि बताने के लिए कितने काल तक प्रश्न का इस्तेमाल किया जाता है। विनोबा जी कितने काल तक आश्रम से बाहर रहे। अब विनोबा जी का जो कालावधि है वो बताने के लिए हमने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, कितने काल तक। वो लगभग 1 साल तक बाहर रहे, तो वो 1 साल का कालावधि, यह उत्तर आने के लिए हमने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, कितने काल तक। यानी विनोबा जी कितने काल तक आश्रम से बाहर रहे। फिर इसके बाद कब तक, वो भी कालावधि के लिए है प्रश्न बनाया जाता है। लेखक के पिताजी की अलार्म घड़ी कब तक चली, लेखक के पिताजी की जो अलार्म घड़ी थी वो कब तक चली थी, तो पिताजी के जीवन पर्यंत तक चली। तो
कब तक से हमें कालावधि के लिए हमने प्रश्न बनाया है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि जो भी आप प्रश्न बना रहे हो उसका उत्तर एक वाक्य में ही आना चाहिए। अभी मैंने जितने भी आपको प्रश्न सुनाए, वो सारे प्रश्न जो है वो एक वाक्य या 1-2 शब्दों के ही उत्तर आए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको बनाने हैं। और अंत वाला जो हमारा शब्द रह गया जिससे हम प्रश्न बनाते हैं व्यक्ति के लिए, वो है कौन। प्राकृतिक जगत में सुंदरता कौन बिखेर देता है? तो प्राकृतिक जगत में सुंदरता कौन बिखेर बिखेर रहा है? ईश्वर। तो एक शब्द के या 2-3 शब्दों के या एक वाक्य में उत्तर आ जाए, इसी तरह से आपको ये प्रश्न बनाने होते हैं। अब यहाँ पर हमने जो प्रश्नों के शब्द जो है इनकी जानकारी ली कि क्या से, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन-सा, किसका, कितना, किस मात्रा में, कहाँ तक, कितने काल तक, कब तक, कौन, इनसे हमने प्रश्न बनाने सीखे। और इन्हीं शब्दों से आप भी परीक्षा में प्रश्न तैयार कीजिए। क्या से जानकारी के लिए कब से समय या काल जहाँ पर दिखाया गया हो तो कब से प्रश्न बनाइए। कोई जगह हो, कोई स्थान हो, अगर वह बताई गई है तो उस जगह या स्थान के लिए आपको कहाँ से प्रश्न बनाना है। उद्देश्य क्या है कोई भी कार्य का, तो उसके लिए क्यों से प्रश्न बनाए। उसका स्वरूप कैसा है, पद्धति कैसी है, उसके लिए कैसे से प्रश्न बनाए। चुनाव करना है तो उसके लिए कौन-सा शब्द से प्रश्न बनाएँ। किसी व्यक्ति से संबंध बताना हो तो उसके लिए किसका, किसकी और किसके, इससे प्रश्न बनाएँ। संख्या अगर वहाँ पर दी है परिच्छेद में तो संख्या पर आधारित आपको कितना शब्द से ही प्रश्न बनाना है। किस मात्रा में परिमाण, वह परिमाण बताया है कम, ज़्यादा, अधिक, अगर ऐसे कोई वहाँ पर परिमाण के लिए आपको अर्थ ऐसे देने वाला वाक्य है, तो उसके लिए आपको किस मात्रा में वही शब्द इस्तेमाल करके प्रश्न बनाओ। कहाँ तक अंतर वहाँ पर बताया है, तो अंतर के लिए आपको कहाँ तक इस शब्द से ही प्रश्न बनाने हैं। कितने काल तक, कालावधि, कालावधि 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, कितने दिनों का कालावधि है, वो कालावधि बताने के लिए ही आप कितने काल तक प्रश्न का इस्तेमाल करेंगे। कब तक, ये भी कालावधि देने के लिए प्रश्न वाला शब्द है। कौन, किसी व्यक्ति के नाम के लिए, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए कौन इस शब्द से आपको प्रश्न बनाना है। अब हम एक छोटा-सा परिच्छेद देखते हैं और उस पर आधारित हम प्रश्न भी बनाते हैं। हमें परीक्षा में एक छोटा-सा परिच्छेद दिया जाता है जो 100 से 120 शब्दों तक होता है। उस पर आधारित हम प्रश्न बनाते हैं। एक वाक्य में ही उत्तर उसका हो ऐसे ही हमको प्रश्न बनाने हैं। तो प्रश्न बनाने के लिए एक छोटे से परिच्छेद पर आधारित हम बहुत सारे प्रश्न बनाते हैं। 4 से भी अधिक हम बना सकते हैं। पहले क्या करना है, उस परिच्छेद को 2 बार तो हमें पढ़ना ही है। जब हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उस पर हम 4 तो क्या उससे भी अधिक ज़्यादा प्रश्न बना सकते हैं। देखो, ये परिच्छेद कितना छोटा-सा है, लेकिन फिर भी इस पर आधारित हमने 14 प्रश्न तैयार किए हैं। हमें तो 4 ही प्रश्न बनाने होते हैं, लेकिन फिर भी लगभग हमने 14 प्रश्नों का निर्माण किया है। अब पहले परिच्छेद को हम पढ़ते हैं। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों का संरक्षण प्रदान किया। फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन ल्यूथर किंग और मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इसी सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्यता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज
वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। अब ये जो परिच्छेद हमें दिया है, ये एक समाज सेवकों के आधार पर दिया है। इनमें बाबा आमटे, फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन ल्यूथर किंग, मदर टेरेसा, सुंदरलाल बहुगुणा, गांधी जी ऐसे समाज सुधारकों या समाज सेवकों के बारे में जानकारी दी है। तो ये परिच्छेद जब हम 2 बार पढ़ेंगे, इसको समझ लेंगे कि हाँ, इसमें लोग जो हमारे समाज सेवक थे, उन्होंने कुछ कार्य किया है, उस कार्य के बारे में जानकारी दी है। तो ये परिच्छेद हमने पढ़ने के बाद समझ लिया, तो इस पर आधारित हम आसानी से प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमने बनाया यहाँ पर देखो, कुष्ठ रोगियों की सेवा किसने की? ये देखो, कुष्ठ रोगियों की सेवा किसने की? बाबा आमटे। तो किसने, इस शब्द से हमने प्रश्न तैयार किया, तो कुष्ठ रोगियों की उन्होंने सेवा की। तो कुष्ठ रोगियों की सेवा किसने की? इसके लिए उत्तर आया बाबा आमटे। हमने देखा था कि परिच्छेद में ही उन प्रश्नों के उत्तर होना आवश्यक है। तो बाबा आमटे ये उत्तर यहाँ पर आता है, तो कुष्ठ रोगियों की सेवा किसने की? यह प्रश्न हमारा पहला तैयार हुआ। दूसरा, चिपको आंदोलन किसने चलाया? चिपको आंदोलन यहाँ पर देखो, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने ये चिपको आंदोलन चलाया था। तो किसने चलाया? वो व्यक्ति संबंधी प्रश्न पूछा है, तो सुंदरलाल बहुगुणा उसका उत्तर आ गया है। याद रखिए, हमें सिर्फ उत्तर आ जाए परिच्छेद में, ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं, उनका उत्तर नहीं लिखना है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। तो उनके लिए सुंदरलाल बहुगुणा ये उत्तर आ जाए, उसके लिए हमने प्रश्न तैयार किया, चिपको आंदोलन किसने चलाया? तीसरा प्रश्न, चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? चिपको आंदोलन जो था, वो पेड़ों के संरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। तो क्यों किया गया था? उद्देश्य, क्यों से हमें क्या पता चलता है? उद्देश्य पता चलता है। तो चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? उसका उद्देश्य क्या था? कि पेड़ों का संरक्षण करना। तो इसके लिए वो चिपको आंदोलन किया गया था। तो उद्देश्य के लिए हमने प्रश्न क्यों से बनाया है कि चिपको आंदोलन क्यों किया गया था। जन कल्याणकारी कार्य किन लोगों ने किया? किन लोगों ने किया जन कल्याणकारी? तो यहाँ पर जितने भी व्यक्तियों के नाम आए हैं, इन्होंने समाज की सेवा की है, जन का कल्याण किया है। तो ऐसे लोगों के लिए उनके उनके नाम जो है वो उत्तर में आ जाए, इस पर आधारित हमने प्रश्न तैयार किया कि जन कल्याणकारी कार्य किन लोगों ने किया। बाबा आमटे है, सुंदरलाल बहुगुणा है, फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई है, मार्टिन ल्यूथर है, मदर टेरेसा और गांधी जी, इन सब ने ये जन कल्याणकारी कार्य किया है। तो व्यक्तियों के नाम के लिए हमने ये प्रश्न तैयार किया कि किन लोगों ने किया। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी का संघर्ष किसके लिए था? गांधी जी का संघर्ष जो था, वो किसके लिए था? स्वतंत्रता के लिए। तो किससे संबंधित दिया है कि उनका जो संघर्ष है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। इसीलिए किसके इस शब्द से प्रश्न बनाया गया, गांधी जी का संघर्ष किसके लिए था। किनको एक राष्ट्र की सीमा में बंधा नहीं जा सकता? किनको हम एक राष्ट्र की सीमा में बांध नहीं सकते हैं? वो है मानस जो समाज का सेवक है, उनके मानसिक क्षितिज, उसे हम एक राष्ट्र की सीमा में बांध नहीं सकते हैं। तो उनके मानसिक क्षितिज के बारे में यहाँ पर बताया है। गांधी जी ने ईश्वर के दर्शन किसमें किए? किसमें किए? उसका संबंध यहाँ पर बताया है। उन्होंने लोगों में ईश्वर के दर्शन किए थे। बाबा आमटे ने किन के लिए अपना जीवन समर्पित किया? देखो, पहला प्रश्न, एक ही वाक्य पर आधारित हमने 2 प्रश्न यहाँ पर बनाए। पहला जो हमारा प्रश्न है कि कुष्ठ रोगियों की सेवा की किसने की? बाबा आमटे ने की। तो दूसरा, उस पर ही, उसी वाक्य पर आधारित हमने दूसरा प्रश्न तैयार किया
कि बाबा आमटे ने किनके लिए अपना जीवन समर्पित किया। हमें किसका संरक्षण करना चाहिए? अब चिपको आंदोलन क्यों किया गया था? इसी वाक्य पर 2 प्रश्न बने हैं। चिपको आंदोलन जो है वो पेड़ों के संरक्षण करने के लिए किया गया था और उसी पर आधारित हम दूसरा प्रश्न बना रहे हैं कि हमें किसका संरक्षण करना चाहिए। फिर 10वां प्रश्न, परिच्छेद में वर्णित महान विदेशी व्यक्ति कौन-कौन है? परिच्छेद में वर्णित, यहाँ पर परिच्छेद में जो वर्णन आया है, ऐसे विदेशी लोगों के नाम हमको पूछे गए हैं कि कौन-कौन से जो विदेशी लोग हैं उनका नाम यहाँ पर आया है। बाबा आमटे हमारे भारत देश के हैं, गांधी जी हमारे भारत देश के हैं, मदर टेरेसा जी अपने देश की है, तो फादर फादर डेमियन ऑफ मोलोकाई, मार्टिन लूथर ये विदेशी व्यक्ति है। तो विदेशी व्यक्तियों के नाम जानने के लिए भी हम इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं। लोक कल्याण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? लोक कल्याण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, वो है कि लोगों के दिलों पर जो शासन करते हैं, वो कौन है? ये समाज सेवक। तो लोक कल्याण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसकी आवश्यकता की सत्यता, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य करता है, वो सत्य कार्य करता है, समाज के लिए सत्यता से ही कार्य करता है, तो उसके लिए सत्यता की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए किसने जीवन भर संघर्ष किया? गांधी जी पर ही आधारित ये दूसरा प्रश्न हम बना रहे हैं कि उन्होंने पूरे जीवन भर हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो एक ही वाक्य पर हम 2-2 प्रश्न भी बना सकते हैं। कौन सी एक बात राष्ट्र सीमा में बंधी नहीं जा सकती? कि कौन सी एक बात है जो राष्ट्र सीमा में बांध नहीं सकते हैं? तो ये जो प्रश्न है हम एक ही वाक्य पर आधारित 2 तरह से पूछ सकते हैं। इसमें अगर व्यक्ति का नाम आया है तो उस व्यक्ति के लिए प्रश्न बनाएंगे या उसने कोई कार्य किया है तो उसके लिए भी हम प्रश्न बना सकते हैं। तो ये देखो पहला वाक्य जो हमने देखा था कि बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित किया। तो किसने अपना जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित किया? तो बाबा आमटे ने। तो बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए क्या किया? अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित किया। यानी एक ही वाक्य पर हम 2 प्रश्न बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई परिच्छेद पढ़ते हो, उस परिच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ना है। एक एक बार नहीं 2 बार पढ़ोगे, उसके जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। और जब आप उसका अर्थ समझ जाओगे तो आप इस तरह से प्रश्न बनाना सीख जाओगे। तो प्रश्न बनाने के लिए ये जो मैंने आपको बताए थे, कुल मिलाकर 13 प्रश्नों का ये जो ये जो चार्ट है, ये जो तालिका है 13 प्रश्नों के, इस पर आधारित ही आपको प्रश्न बनाने होते हैं। जब आप ये प्रश्न बनाओगे, इस पर आधारित और अंत में आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल सकते हैं। बस याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जो भी आप प्रश्न बनाओगे वो परिच्छेद पर आधारित ही प्रश्न हो, उसके अलावा प्रश्न नहीं बनाने हैं। सीख लिखिए या शीर्षक लिखिए या कोई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए या इसमें से संज्ञा का शब्द ढूँढिए, सर्वनाम का शब्द ढूँढिए। इस तरह से प्रश्न आपको बनाने नहीं है। जो भी आप प्रश्न बनाओगे तो इन शब्दों को क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन-सा, किसका, कितना, किस मात्रा में, कहाँ तक, कितने काल तक, कब तक, कौन, इनसे ही आपको प्रश्न बनाने हैं। किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो कौन या किसका, इससे संबंधित ही आप प्रश्न बनाओगे। कोई कार्य वहाँ पर दिया गया है तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, तो उसके लिए आप क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्नों का इस्तेमाल करके ही प्रश्न बनाओगे। ये शब्द जो है ये आप
वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जब आप प्रश्न बनाते हो और इनसे ही आपको प्रश्न बनाने हैं। और हमने जो अभी परिच्छेद देखा, उसमें भी आपने देखा कि परिच्छेद पर ही आधारित हमने 14 प्रश्न बनाए। 4 तो प्रश्न हमको बनाने हैं, लेकिन 4 से भी अधिक हम ज़्यादा प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप कोई पाठ्य पुस्तक में से कोई भी पाठ लोगे, तो उस पाठ पर आधारित आप इसी तरह से प्रश्न बना सकते हो। जैसे मैंने आपको ये सब तालिका बताते हुए प्रश्न बताए थे कि किताबें क्या करती है, डॉक्टर का अपहरण कब हुआ था। तो ये से छोटे-छोटे जब आप प्रश्नों का सराव करोगे, अभ्यास करोगे, तो ये प्रश्न बनाना आपको बहुत ही आसान जाएगा। जितने आसानी से आप प्रश्न बनाओगे, उतना ही आपके लिए अंक जो है, वो मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमको परीक्षा में अंक घटाने नहीं है, उनको बढ़ाने हैं। तो अंक बढ़ाने के लिए ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास करो। कोई भी पैसेज लो, आप सीन पैसेज का भी कर सकते हो, अनसीन पैसेज का, यानी पठित परिच्छेद और अपठित परिच्छेद दोनों का ही इस्तेमाल करके आप इसी तरह से छोटे-छोटे प्रश्न बनाते जाओगे, तो ये प्रश्न आपको आसान बन जाएगा और आपको किसी भी तरह की अड़चन नहीं आएगी। तो ये देखो हमने एक छोटे से परिच्छेद पर आधारित लगभग 14 प्रश्नों का निर्माण कर दिया। तो 14 से भी अधिक और भी प्रश्न तैयार हो सकते हैं। इसके आप प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो और सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। सिर्फ़ किताबी ज्ञान ज़रूरी नहीं होता है। किताबों से बढ़कर भी कोई दूसरी पुस्तक होती है, जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक होते हैं, जो हम परीक्षा के लिए बस वो हाथ में लेते हैं। बस उतने ही कामों के लिए वो हाथ में नहीं लेना है। इसके अलावा उस पाठ्य पुस्तक में कौन-कौन से शब्द आए हैं, नए शब्द आए हैं, उसे आप उसका अर्थ आप ढूँढिए, अपने टीचरों से पूछिए। इससे क्या होता है कि आपका शब्द भंडार जो है वो बढ़ता जाएगा और जो व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए जितना पढ़ना आवश्यक है, उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। जो भी हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति है, सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, उन्होंने अभ्यास या सराव से ही उतनी प्रसिद्धि पाई है, सफलता पाई है। लेखक या कवि जो भी बनते हैं, वो सिर्फ़ एक दिन में नहीं बनते हैं। वो क्या करते हैं कि अलग अलग किस्म की तरह-तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, उसमें से शब्द का अर्थ ढूँढते हैं कि इसमें इसका अर्थ क्या होता है, इसे हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जब यह सब वो कार्य करते हैं तभी वो एक सुप्रसिद्ध लेखक या कवि बन जाता है। तो हो सकता है आप में से भी कोई लेखक है, कवि है, जो आगे चलकर इस तरह से लेख भी लिख सकता है, कविताएँ भी बना सकता है। तो उसके लिए हमें सिर्फ़ सीमित ही पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ने हैं, इसके अलावा भी और पढ़ाई करनी है। वृत्तपत्र मिला, उसमें उसको आपने पढ़ लिया। वृत्तपत्र में भी देखो कई सारे नए-नए शब्द आते हैं। उन शब्दों को हमें समझना है, अ, उसका अर्थ ढूँढना है। जितना आपको इतनी जितनी आप कोशिश करोगे, उतने-उतने आपको वो ज्ञान जो है, उसका आकलन जो है, वो बढ़ता जाएगा और ये आपके लिए ही काम आ सकता है। तो आज का हमारा गद्य आकलन जो है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद।